सब बढ़िया, एकदम झकास। तो आज अपन चालू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक के, और ये आते हैं भाग 3 में। इनका प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स का। भाग 2 जो है अपन ने पढ़ लिया था, सिटीजनशिप के आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल है वो अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद में आते हैं भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से लेकर 35 के तक के। अब राइट्स होते क्या क्या है, कितने तरीके के राइट्स होते हैं। राइट्स होते हैं 5 तरीके के, जिसमें नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जिनका प्रोविजन है भाग 3 में, जिसमें आर्टिकल आते हैं 12 से 35 तक के। नेचुरल राइट्स वो राइट्स जिसको किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने लागू नहीं करे हो, अप्लाई नहीं करा हो, तो वो राइट्स कौन से नेचुरल राइट्स, जैसे कि आपको सरवाइव करना है, खुश रहना है और प्रॉपर्टी को ऑन करना है, ये कौन से राइट हो गए, नेचुरल राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स जिनको गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने लागू कर रखा है, तो वो राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको लॉ पास होके, जिनको लागू कर रखा है, लॉ पास करा है उसके बाद में इनको लागू करा है, वो लीगल राइट्स होते हैं। जैसे कि मनरेगा, मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, लेकिन मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब बढ़ा के 2022-23 का जो बजट आया था उसमें 125 दिन का जो है प्रोविजन कर दिया है मनरेगा में, 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। मनरेगा में जो एम जो वर्ड है वो 2009 में जोड़ा गया था, ये चीज याद रखना। मनरेगा में पहले था नरेगा, 2009 से पहले, 2009 के बाद में एम वर्ड जोड़ दिया, इसके आगे एम लगा दिया था बस। तो ये एम का मतलब है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया था, उसको मनरेगा कर दिया था। पहले नरेगा था, मनरेगा हो गया। नरेगा में 100 दिन का, मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट पहले था, उसको बढ़ा के 125 दिन का कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन भाग 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक के आते हैं। आर्टिकल 12 क्या बताता है, आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एक ही स्टेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए एक स्टेट की। तो एक स्टेट में, यूनियन में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, स्टेट में भी लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। कुछ अथॉरिटीज होनी चाहिए, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज में म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत होगी, और भी कई सारी अथॉरिटीज में स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज जो होनी चाहिए, इसमें की ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, गेल, ये सारी की सारी इसमें कंपनीज जो आती है, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी, ये सारी इसमें आती है अदर अथॉरिटीज में। आर्टिकल 13 में बोला है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का अपन को प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। प्रोटेक्शन इस तरीके से करेगा, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। तो आर्टिकल इसमें 13 क्लॉज 1 में ये बोला है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनकंसिस्टेंस हो रहा है फंडामेंटल राइट के, तो उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मतलब अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पहले से लागू हुए हुए लॉ, अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, तो उनको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। किसमें, फंडामेंटल राइट की उल्लंघन करने के उसमें। 13 क्लॉज 2 ये बोलता है अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, ये जानने के बावजूद अगर स्टेट अगर ऐसा लॉ बना रही है, तो उस लॉ को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी में। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के जुर्म में उस लॉ को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा अगर स्टेट ऐसा लॉ बनाती है तो। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ को डिफाइन कराए कई तरीके से, जैसे कि ऑर्डिनेंस जो कि पास कौन करेगा, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, ये सब कौन देगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोई भी देगा, ऑर्डर देंगे। इस सब को लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। कस्टम और यूसेज में फोर्स ऑफ लॉ यूज होगा।
13 ने ही कुछ फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स दी है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिबिलिटी। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे आर्टिकल को वॉइड घोषित कर देगी जो कि वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। पहले उसके लिए देखेंगे कि भाई कौन से आर्टिकल है जो कि वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। ये बोलता है जुडिशियल रिव्यू में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में ये बोला है कि ऐसे लॉ जो कि वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, उनको एक टाइम के लिए तो वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होए और अमेंडमेंट होने के बाद में अगर उनका जो इनकंसिस्टेंसी वाला जो टैग है वो टैग हट गया, तो वो जो लॉ है वो वापस से रिवील हो जाएंगे, वापस से रिव्यू में आ जाएंगे। ये बोला है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिबिलिटी में बोला है कि अगर स्टेट लॉ बनाती है जो कि वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो वॉइड नहीं होगा। जो उस लॉ की जो एक लाइन है जो कि वॉयलेट कर रही फंडामेंटल राइट को, सिर्फ वो ही लाइन वॉइड होगी, बाकी जो एज इट इज जो पूरा का पूरा चल रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आर्टिकल 13 पूरा। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 की। ये जो 5 आर्टिकल है ये आते हैं राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये बताता है कि नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है रूल ऑफ लॉ का। अब नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कैसे है रूल ऑफ लॉ का? आर्टिकल 14 इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कैसे है कि ये बताता है कि नो वन इज लार्जर देन लॉ, लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, और लॉ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी भी चीज में। अभी लॉ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती तो इसी में ही 4 एक्सेप्शन आर्टिकल्स भी है जिसमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है भाई। अब वो आर्टिकल क्या क्या है? 361, 105, 194 एंड 31C। 361 आर्टिकल 361 में ये बताया है कि स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। अब स्पेशल प्रिविलेज क्या क्या है? स्पेशल प्रिविलेज ये है कि अगर वो कोई भी गुनाह कर देते तो उनसे सवाल जवाब नहीं करा जाए। अगर वो किसी का मर्डर कर देते तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होगा, उनको अरेस्ट नहीं करा जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी। उनके ऊपर अगर वो चोरी चकारी कुछ कर भी लेते हैं तो उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर होगी भी सही तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड है आर्टिकल 361 में। किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को। आर्टिकल 105 में स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, विशेष अधिकार प्रोवाइड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। आर्टिकल 194 में स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड है एमएलए और एमएलसीज को। आर्टिकल 31C में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है रिच और पुअर के बीच में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बताता है कि ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है रूल ऑफ लॉ का, मतलब कि एक लॉ बिहेव करता है इक्वली इक्वल सर्कमस्टेंसेस में। हर जगह सेम तरीके से बिहेव नहीं करेगा, जहाँ पे जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस होंगे वही उसी तरीके से लॉ बिहेव करेगा। और लॉ डिस्क्रिमिनेट करेगा, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा, पूर्ण तरीके से जो भेदभाव वो कम हटेगा नहीं, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहाँ बोला है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में बताया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। इसका मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा किसी भी चीज को लेके, चाहे वो उसका कलर हो, चाहे उसका बर्थ प्लेस हो, चाहे वो उसकी रेस हो, चाहे उसका सेक्स हो, चाहे उसका रेस हो। मतलब 15 क्लॉज 1 में ये बोला है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी को भी रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इसके अकॉर्डिंग किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। 15 क्लॉज 2 में ये बोला है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। 15 क्लॉज 1 में
रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इन चारों के आधार पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 15 क्लॉज 2 में ये चार तो है ही है, लेकिन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक घाट्स पे, टेम्पल्स पे, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। सब एक समान ही है, सबको एक तरीके से एक तरीके से ही ट्रीट करो। चाहे वो होटल में, चाहे अमीर आदमी जा रहा है, चाहे गरीब आदमी जा रहा है, तो उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप हर किसी के साथ में करते हो। तो 15 क्लॉज 2 में ये बोला है। 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 6 ये चार आर्टिकल एक्सेप्शन आर्टिकल हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। 15 क्लॉज 4 में स्पेशल प्रोविजन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 15 क्लॉज 5 में रिजर्वेशन प्रोवाइड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही सेफ गार्ड प्रोवाइड हो रखे हैं। 15 क्लॉज 6 में स्पेशल प्रोविज़न है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, और ये जो प्रोविज़न है, ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, ये ऐड हुआ था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से। किससे ऐड हुआ था? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से ऐड हुआ था 15 क्लॉज 6। तो ये चार आर्टिकल एक्सेप्शन आर्टिकल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 क्लॉज आर्टिकल 15 में चार आर्टिकल जो है भाई पूछ लेंगे कि भाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है 15 क्लॉज 4 में, ये एक्सेप्शन कौन सा आर्टिकल का है? 15 वाला आर्टिकल का एक्सेप्शन है। चार आर्टिकल जो एक्सेप्शन है याद रखने हैं, और ये 15 आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड बता रखा है। आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 क्लॉज 1 में बोला है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 16 क्लॉज 2 में बोला है कि अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ सर्टेन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, डिसेंट एंड रेजिडेंस। कभी भी नौकरी पे जाते पूछे भाई कहाँ रहता है, बता देगा भाई किसी बस्ती में रहता हूँ, तो इस जगह को भी लेके भाई वो जहाँ पे भी रह रहा है वो रह रहा है, लेकिन उसके पास में क्वालिफिकेशन है इसलिए वो आपके पास में नौकरी मांगना है, तो उसके रेजिडेंस वो जहाँ पे भी रहता है उस हिसाब से भी उसके आधार पे भी उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 क्लॉज 3 में ये बोला है कि पार्लियामेंट में प्रोविजन है, किस चीज़ का प्रोविजन है? पार्लियामेंट में प्रोविजन है लोकल जॉब्स का। पर्टिकुलर स्टेट और यूटीज़ में जो पब्लिक रहते हैं, अगर वो वहीं के लोकल हैं, वहीं के ही रेजिडेंट्स हैं, तो वहाँ की जो लोकल जॉब है उसमें सबसे पहला नंबर उन्हीं का ही आएगा, बाद में किसी और का आ जाएगा। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में है कि जो वहाँ पार्लियामेंट में प्रोविज़न है रेजिडेंट्स के लिए, जो कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स है उसके लिए प्रोविज़न है लोकल जॉब्स में, पर्टिकुलर स्टेट और यूटीज़ में। 16 क्लॉज 4 में ये बोला है कि रिजर्वेशन है सीट्स पे, पोस्ट पे रिजर्वेशन कर रखी है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार है स्टेट सर्विस में हिस्सा लेने का, उनके लिए भी सीट रिजर्व करी गई है। इसीलिए 16 क्लॉज 4 क्लॉज 1 में रिजर्वेशन है प्रमोशन में, जो कि ऐड हुआ है 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 से। 16 क्लॉज 4 क्लॉज 2 में है 50% जो रिजर्वेशन है वो है बैकलॉग फिलिंग में, और ये ऐड हुआ है 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 से। 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 से ये ऐड हुआ है 16 क्लॉज 4 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 4 क्लॉज 1 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ है, जिसमें कि पोस्ट में रिजर्वेशन दे रखा है। 16 क्लॉज 4 इसमें रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए 10% सीट रिजर्व करी गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ये ऐड हुआ है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 से। इसी के चलते एक केस होता है इंदिरा साहनी केस 1992 में।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई जो बैकलॉग फिलिंग की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान निकाला है किसने, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंडर में आता है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं होगा। अब क्रीमी लेयर के अंडर में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं वो एक बार बात करते हैं। क्रीमी लेयर में आते हैं वो व्यक्ति जिनकी साल की तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा हो, वो व्यक्ति जो कि क्लास ए और क्लास बी के ऑफिसर हो स्टेट और सेंटर की पोस्ट सर्विसेज में, वो व्यक्ति जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद ले रखा हो जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, चेयरमैन या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में कोई सा भी एक बड़ा पद उनके पास हो तो वो भी इसमें क्रीमी लेयर में ही आते हैं। वो व्यक्ति जो कि आर्मी में कर्नल से ऊपर, कर्नल से भी, कर्नल के बराबर, कर्नल जितनी पोस्ट पे हो, जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सब हो गए, इनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं है। और अदर जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं है। वो सब क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं है। और ओबीसी के लिए 27% जो सीट है वो रिजर्व करी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ईडब्ल्यूएस वालों के 10% सीट रिजर्व करी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और ओबीसी वालों के लिए 27% सीट जो रिजर्व करी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये होता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 बोलता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। स्टेट अबॉलिश करेगी, स्टेट हटाएगी हर तरीके का अनटचेबिलिटी, हर तरीके की छुआछूत को हटा देगी। पहले के टाइम पे यही चलता था कि आप अगर नीची जात के तो आप इस मटके से पानी नहीं पियोगे, आप यहाँ पे नहीं बैठोगे इनके साथ में। तो ये सब चीज़ें देखते देखते जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जब तैयार हो रहा था तो उसमें ये प्रोविज़न निकाला कि हर तरीके की अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, और ये एक एब्सोल्यूट राइट है और इसमें एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आपको फंडामेंटल राइट्स में एक मात्र ऐसा राइट है जिसमें अनटचेबिलिटी को हर पूरे तरीके से हटाना है हर जगह से। तो ये बताया आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 ये बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 18 क्लॉज 1 ये बोलता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल में ही क्लॉज है, जिसमें 18 क्लॉज 1 ये बोलता है कि स्टेट को किन टाइटल से दिक्कत नहीं है। वो टाइटल है या तो वो मिलिट्री का आदमी हो जिसके पास में कोई पद हो, लेफ्टिनेंट, कर्नल, या फिर कोई एकेडमिक डेजिग्नेशन किसी के आदमी के पास हो, तो उसमें स्टेट को अगर वो अपने नाम के आगे या पीछे कर्नल रणजीत सिंह, लेफ्टिनेंट राजगुरु, ये सब नाम ऐसे बोल रहा हूँ, बाकी ये सब जो नाम है इनके आगे अगर ये अपना पद का ना वो लगाते हैं, लेफ्टिनेंट, कर्नल कुछ भी लगाते हैं, तो वो इन्होंने कमाया हुआ है। इसीलिए इस चीज को लेके स्टेट को कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन स्टेट की नौकरी में है, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में है, तो वो कोई भी जो टाइटल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से। 16 क्लॉज 3 ये बताता है कि अगर कोई भी आदमी फॉरेन में रह के इंडिया की नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ पे वो कोई ऐसा काम करता है जिसको लेके वहाँ की गवर्नमेंट उसको कोई टाइटल देना चाहती है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको प्रेसिडेंट नहीं बोल देते कि हाँ भाई तुम ये आर्टिकल, ये जो टाइटल है ये ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। जब तक उनको कंसेंट नहीं मिलता प्रेसिडेंट की तरफ से तब तक वो आर्टिकल, वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लॉज 4, 18 क्लॉज 4 में ये है कि अगर कोई भी पर्सन स्टेट सर्विसेज में है, पोस्टेड है, और वो आदमी कोई ऐसा काम करता है जिसको लेके फॉरेन कंट्रीज उसको कोई टाइटल दे रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल देते। तो ये इसके 4 क्लॉज होते हैं। इसी के बाद एक केस होता है बालाजी राघव केस। ये केस होता है 1996 में। इसमें बालाजी राघव केस में ये बताया गया है कि वो भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये कोई टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। इसलिए इस अवार्ड की गरिमा को आप वायलेट नहीं करो,
अब वो वॉयलेट किस तरीके से होगी कि आप इसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये किसी तरीके का टाइटल नहीं है, ये अवार्ड दिया हुआ है। इसको आप अगर वॉयलेट करोगे अपने नाम के आगे या पीछे लगा के, तो ये अवार्ड आपसे ले लिया जाएगा। यू कैन फॉरफिट फॉर दिस अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड? भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये अवार्ड है, ये कोई टाइटल नहीं है। ये बताया बालाजी राघव केस ने। राइट टू इक्वालिटी के 5 जो आर्टिकल है, ये पांचों खत्म होते हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18। इन पांचों, ये जितने भी जो आर्टिकल हैं, जितना भी पता है, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मिल जाएगी। वहाँ पे जाके इसके नोट्स ले लेना और ये जो पढ़ा है इससे मैच करके आप पढ़ लेना। बाकी अपन मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें अपन 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो।